फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। 25 नवंबर को पीएम मोदी का अयोध्या आगमन। पीएम राम मंदिर के शिखर पर करेंगे ध्वजारोहण। ट्रस्ट, पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। सीएम योगी का लखीमपुर दौरा। कल प्रकट महोत्सव मेले में सीएम करेंगे शिरकत। कार्यक्रम स्थल पर सीएम का होगा संबोधन। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील के न पहुंचने से नाराज अभ्यर्थी। बसपा सुप्रीमो के कार्यालय के कर्मचारियों ने लिया ज्ञापन। बरेली में साध्वी प्राची का बयान। पूरे देश के अंदर बुर्का पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पूरे देश में चुनाव के दौरान बुर्का की आड़ में फर्जीवाड़ा होता है। और प्रदेश में मौसम का यू टर्न। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से बेमौसम होगी बारिश। कई जिलों में हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी का लखीमपुर दौरा। कल सुबह 11:10 पर कबीरधाम पहुंचेंगे सीएम। कबीरधाम में विश्व कल्याण आश्रम पहुंचेंगे। 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। प्रकट महोत्सव कार्यक्रम में 11:15 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। प्रकट महोत्सव मेले में सीएम करेंगे शिरकत। कार्यक्रम स्थल पर सीएम का संबोधन। 12:25 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 11:10 पर कबीरधाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कबीरधाम में विश्व कल्याण आश्रम पहुंचेंगे सीएम। 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर प्रकट महोत्सव में शामिल होंगे। 11:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर प्रकट महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसटीएफ बरेली यूनिट को मिली बड़ी सफलता। 4 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए। 60 लाख की अफीम के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 2 कार, 6 मोबाइल फोन और 4,340 रुपए की नकदी बरामद हुई है। झारखंड से पंजाब हरियाणा बरेली में सप्लाई होती थी। कैंट थाना क्षेत्र के विजय द्वार के पास से गिरफ्तारी की गई। तो 2 कार, 6 मोबाइल फोन और 4,340 रुपए की नकदी बरामद हुई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को रौंदा है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हुई है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थनगांव, आपको बता दें, थानगांव थाना इलाके का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर। रेलवे स्टेशन पर बीमार हालत में मिला यात्री। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, इलाज के दौरान यात्री ने दम तोड़ा। पंजाब से मजदूरी कर वापस जा रहा था घर। बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था यात्री। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। पंजाब से मजदूरी कर वापस घर जा रहा था मजदूर। बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था यात्री। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शहर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है।
इलाज के दौरान यात्री ने दम तोड़ा है। पंजाब से मजदूरी कर वापस घर जा रहा था मजदूर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, जहां छठ पूजा का आज दूसरा दिन। छठ पूजा के दूसरे दिन आज महिलाओं ने बनाया खरना। छठ मैया को खरना का लगाया भोग। छठ मैया के गीत गाकर पूजा अर्चना की। के न्यूज़ के संवाददाता ने महिलाओं से इस दौरान बातचीत की। महिलाओं ने छठ पूजा के बारे में भी जानकारी दी। छठ पूजा के गीत गाकर लोगों को बधाई दी। कल डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। सूर्य की उपासना का पर्व छठ पूजा है और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसमें खरना की जो है बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस समय हम रायबरेली जिले के एक मोहल्ले में एक मकान में मौजूद है, जहां पे महिलाओं के द्वारा आज खरना का जो है प्रसाद बनाया जा रहा है। 4 दिवसीय चलने वाली छठ पूजा को लेकर के काफी उत्साह रायबरेली में देखने को मिला। जिला प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई। ये देख सकते हैं कि पूजा अर्चना को लेकर के आज खरना का पूजा, क्योंकि दूसरे दिन खरना की पूजा अर्चना की जाती है। बाकायदा कलश बनाया गया, दीप जलाए गए हैं और यहाँ पे जो है आज पूड़ी और हलवे का प्रसाद बनाया गया है। हमारे साथ महिलाएं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो पूजा अर्चना हो रही है वो किस प्रकार पूजा अर्चना की जा रही है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, किस प्रकार आप लोग पूजा अर्चना कर रही हैं? हम लोग ये दूसरा दिन जरूर है, लेकिन 4 दिवसीय ये पर्व होता है छठ पूजा। कल हम लोग नहाए खाए खरना करे थे और आज हम लोग खरना का त्योहार पूजा किए हैं, जिसमें बखीर और रोटी और पूड़ी बनती है और इस पे हम छठी मैया को भोग लगाते हैं और पूरे दिन निर्जला रहे हैं। और अब इस भोग को खाने के बाद जो पानी एक साथ पी लेंगे वही पिए रहेंगे। फिर कल हम लोग व्रत फिर पूरे दिन रहेंगे और रात रहेंगे। कल हम लोग घाट पे जाके ठेकुआ, एक प्रसाद होता है हमारा, उस प्रसाद को बनाएंगे और दुनिया के जितने फल होंगे हम लोग एकत्रित करते हैं और उससे हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे पानी में खड़े होके। और उसके बाद से फिर हम लोग घर आएंगे और कुछ लोग तो वहीं पे रुक जाते हैं। हम लोग भी जैसे अपने घाट पे ही रुकते हैं और फिर हम लोग सुबह उठेंगे, नहा धो के फिर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और उसके बाद फिर वही प्रसाद हम दूसरा प्रसाद बदल के और उसको चढ़ाएंगे और सूर्य को अर्घ देके जो उनकी छठी मैया, उनकी बहन है, उनकी पूजा करेंगे। क्या महत्व है छठ पूजा का? महत्व क्या है इसका? महत्व जितना कहा जाए वो कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि छठ मैया की जो आशीर्वाद होता है वो दुनिया के सभी लोगों को मिलना चाहिए और जो हमें भी मिला है और लोगों को भी मिला है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं रायबरेली में जब से आई हूँ तब से 1000 लोगों को मैंने इस पूजा शुरू कराने का प्रयास किया था और सब कर रहे हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं 85, 86 में शायद 15-20 लोग राजघाट पे दिखते थे, लेकिन आज जत्था के जत्था ऐसा लगता है जैसे कि छठ पूजा की बहार आ गई है। और छठ के लिए पहले तो आपको याद होगा कि हम 5-6 ट्रक सामान मंगाते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि इस व्रत में क्या चढ़ता है। तो हम लोग बनारस और बिहार से सामान मंगाते थे और फ्री में लोगों को देते थे और अब तो रायबरेली में ही सब कुछ मिल रहा है। तो मैं इसके लिए छठ मैया का धन्यवाद भी दूंगी और कहूंगी सबको कि पूरे रायबरेली को आशीर्वाद दें। और जो मेरे जानने वालों में 3-4 लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हमारे छठ मैया के प्रसाद से मिला है। तो मैं कहूंगी कि सब लोग, पूरे रायबरेली के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे समाज के लोग इस व्रत को करें और पूरी आस्था और लगन के साथ करें। इसमें कितना उत्साह है आज छठ पूजा को लेकर के? बहुत उत्साह है। दीपावली से ज़्यादा उत्साह हम लोगों को छठ मैया की पूजा में है। बहुत लगन से करते हैं हम सब लोग मिल करके माता रानी का पूजा और हम लोगों को इनकी फल भी प्राप्त होता है। तो बिल्कुल देखिए, आज रायबरेली में अगर छठ पूजा की बात की जाए तो छठ पूजा को लेकर के काफी उत्साह है और पूड़ी और हलवे का आज प्रसाद बनाया जा रहा है। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो वहीं परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से नियमित अभ्यास के तहत रविवार को डीसीपी हेडक्वार्टर कासिम आबादी के आपको बता दें
कासिम आबदी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण और दंगा विरोधी कार्रवाई की आधुनिक तकनीकों से और अधिक दक्ष बनाना था। अभ्यास के दौरान जवानों को एंटी रॉकेट गन, टीयर गैस, वाटर कैनन और अन्य आधुनिक दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर डीसीपी कासिम आबदी ने जवानों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे अभ्यास समय समय पर होते रहना चाहिए ताकि पुलिस बल हमेशा किसी भी स्थिति के लिए तुरंत और प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मॉक ड्रिल में सिविल पुलिस, फायर फाइटिंग दल, चिकित्सीय दल, लाठी बल और आरक्षित बल की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। सभी टीमों ने भीड़ नियंत्रण और बचाव कार्यों की समन्वयित रूप से रिहर्सल की। कानपुर शहर लगातार संवेदनशील शहर रहा है और आज जो है यहाँ पर दंगा नियंत्रण रिहर्सल जो है वो किया गया है और ये बताने के लिए जॉइंट सीपी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके से ये दंगा नियंत्रण रिहर्सल किया गया है? दंगा नियंत्रण योजना जनपद कानपुर के लिए बनी गई है। इसमें हमारे जो सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं उस पर यदि दंगा की सिचुएशन आ जाए तो किस तरह से पुलिस बल उसको हैंडल करता है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ दिया गया है। इसमें हमारे पुलिस की सभी यूनिट जैसे कि घुड़सवार पुलिस आप देख रहे हैं, पीएसी देख रहे हैं, हमारा सिविल फोर्स, हमारा LIU का फोर्स भी खड़ा है और मौके पे जाके पहले समझाते हैं हम लोग। समझाने बुझाने के बाद जब नहीं मानते और वायलेंट हो जाता है तो उसके लिए क्रमशः जो बल का प्रयोग होता है उसकी विधि आज यहाँ पर रिहर्सल करी। थैंक यू। तो देखिए, मॉकड्रिल जो है वो संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पर सद्भावना चौकी में हो चुकी है और अब जो है पुलिस जो है एक रणनीति तैयार कर चुकी है, लोगों को मैसेज दे चुकी है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उनसे वो किस तरीके से निपटे। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर शहर लगातार संवेदनशील रहा है और ऐसे में मॉकड्रिल किया जा रहा है। दंगा नियंत्रण रिहर्सल जो है वो लगातार जारी है। मैं इस वक्त सद्भावना चौकी के पास हूँ और आपको दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर रिहर्सल हो रही है। जैसे कि जो स्टूडेंट है उनकी मांगे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो उग्र रवैया जो है वो अपना रहे हैं। बाकायदे जो पुलिस है उनको समझाने के लिए और उनके प्रदर्शन को रोकने का प्रयास कर रही है। बाकायदे यहाँ पर जो धुएं की फॉगिंग है वो करी गई है, आंसू गैस के गोले हैं उनको छोड़ा गया है। पुलिस जो है पूरी जो भी मॉकड्रिल में जो आतंकवादियों के खिलाफ और उनके साथ साथ जिस तरीके से ये देखिए ये जो विस्फोटक बम है इनको भी फेंका जा रहा है ताकि इससे जो है छात्रों के जो हौसले हैं उनको कम किया जा सके। बाकायदे लगातार घुड़सवारी हो या फिर यहाँ पर पुलिस की हर एक जो एक्टिविटी है उसको इस मॉकड्रिल में दर्शाया गया है। देखिए लगातार जो कानपुर के अधिकारी हैं वो यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ हैं उनको फेंक रहे हैं और बाकायदे ये इतनी तेजी से विस्फोट हो रहे हैं जिससे यहाँ पर जो छात्र बने हुए हैं उनका जो हौसला है वो जो है कम हो सके। देखिए लगातार यहाँ पर ये जो मॉकड्रिल है इसको लेकर यहाँ पर लगातार जो है करी जा रही है। आंसू गैस के जो गोले हैं उनको भी छोड़ा जा रहा है बाकायदे और ये जो छात्र हैं इनके हौसले कम करने का जो प्रयास है वो करा जा रहा है। ये जो मॉकड्रिल इसलिए हो रही है क्योंकि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं इनको एक मैसेज जा सके और इस मॉकड्रिल के द्वारा जो भी जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनको कम किया जाके। देखिए किस तरीके से काफी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकायदे जो बम है उनको फेंका जा रहा है, जो छात्र हैं उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए छात्र काफी मशक्कत के बाद अब थोड़ा सा पीछे हो चुके हैं और बाकायदे जो पुलिस है वो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो मॉकड्रिल है ये कर रही है और अब जो है मॉकड्रिल पूरी तरीके से हो चुकी है। इसमें कई चरण थे और इन चरणों को पूरा कर लिया गया है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं सीएम योगी। आपको बता दें दिल्ली के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से भी सीएम योगी ने मुलाकात की थी। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया था और अब गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की अमेठी में भाई दूज के दिन काम से वापस
घर जा रहे साइकिल सवार दिहाड़ी मजदूर की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बुजुर्ग की सगी बहन ने ही अपने मजदूर भाई की हत्या की साजिश रची और अपने एक मुंह बोले भतीजे के साथ मिलकर बीच सड़क उसकी पीट पीट कर हत्या करवा दी। घटना में शामिल बहन समेत 5 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से घटना में प्रयुक्त लाठी डंडों को बरामद किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गुंगवाच गांव स्थित पावर हाउस के पास का है, जहां भाई दूज के दिन काम खत्म कर साइकिल से घर वापस जा रहे 56 वर्षीय बुजुर्ग निर्मल कश्यप की बाइक सवार 3 बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो एक सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध युवक जाते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की। मृतक के भाई के तहरीर पर बहन के दामाद और उसके पड़ोसी और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक जमीन विवाद की आशंका पुलिस जता रही, जिसके बाद पुलिस ने इसी एंगल से जांच आगे बढ़ाई है। रामपुर के रहने वाले हैं, इनकी कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अमेठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और धर्मराज कश्यप जो मृतक के भाई हैं, उनकी तहरीर पर थाना अमेठी पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए फील्ड यूनिट आदि की टीम भेजकर भी साक्ष्य संकलन किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा इस घटना को पूरी तरह वर्कआउट करने तथा जो नामित अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज थानाध्यक्ष अमेठी की पुलिस टीम के द्वारा कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मण डैमेज कंट्रोल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को पूरे सूबे में घूम घूम कर ब्राह्मणों को रिझाने का कार्य दे दिया है। कानपुर में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आकर कानपुर के ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए शहर में घूमकर अपना कई कार्यक्रम किए। आपको बता दें, सबसे पहले प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत की और बताया कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का एनकाउंटर, ब्राह्मणों का फर्जी मुकदमे और फर्जी मुकदमे में ब्राह्मणों को जेल भेजा गया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ब्राह्मण वोटरों से अपील की है कि इस बार समाजवादी पार्टी का साथ दो। वहीं अपराध के बारे में बात करते हुए बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में योगी की सरकार में सबसे ज़्यादा अपराध बढ़े हैं। फर्जी एनकाउंटर से अपराध नहीं कम होता है और न ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। 2027 चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर बोले कि यह राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, जो आदेश दिया जाएगा वैसा चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी के नेता मनोज शुक्ला जी के द्वारा अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारियों के साथ और अन्य भी विभिन्न स्थानों पर जाऊंगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से लेकर और आज की डेट तक लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जुल्म अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। जो पीड़ित समाज और परिवार के लोग हैं उनके फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। मुझे आज कानपुर की धरती पर इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट फोरम के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी वर्ष के अवसर पर जन विश्वास की कसौटी पर मीडिया विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था श्रद्धेय गणेशशंकर विद्यार्थी के विचारों को फिर से जीवंत करना और पत्रकारिता में सच्चाई व जनपक्ष की भावना को पुनर्जीवित करना। वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने के लिए पत्रकारों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और आत्म प्रतिबद्धता को फिर से समझना होगा। पत्रकारिता को जीवित करने के लिए पत्रकारों को अपनी निजी प्रतिबद्धता विकसित करनी होगी। इसे नौकरी या पेशे की तरह नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह निभाना होगा। कॉरपोरेट के आने के बाद पत्रकारिता का काफ़ी पतन हुआ है। अब पत्रकार नहीं रह गए हैं, लाइसेंसिंग ऑफिसर बन गए हैं। इस परिवर्तन को रोकने के लिए पत्रकारों को खुद के भीतर परिवर्तन लाना होगा। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे वरिष्ठ चिंतक कुमार प्रशांत, जबकि वरिष्ठ पत्रकार सुरेश अवस्थी, महेश शर्मा और हैदर
नकवी भी मंच पर उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने आज की पत्रकारिता की दिशा और उसकी जवाबदेही पर गहराई से चर्चा की। दो ही चीजें हैं, उन्होंने कहा, समर्पण और कमिटमेंट। समर्पण सच्चाई के प्रति और कमिटमेंट अपने लेखन के प्रति। जब तक हम अपने दिल की बात कागज पर लिखना नहीं सीखेंगे तब तक गणेश शंकर विद्यार्थी जी और गांधी जी का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, कलम में स्याही मत भरो, अपनी प्रामाणिकता भरो। जब कलम चले तो ये महसूस हो कि जो मैं लिख रहा हूं वो मेरे भीतर भी है। यही दो चीजें छूट गई हैं, इसलिए पत्रकारिता अब कई पेशों की तरह सिर्फ एक पेशा बनकर रह गई है। संगोष्ठी में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अगर पत्रकार अपने भीतर की सच्चाई और समाज के प्रति जवाबदेही को फिर से महसूस करे तो मीडिया एक बार फिर जन विश्वास की कसौटी पर खरा उतर सकता है। दो ही चीज सीखने की है, समर्पण और कमिटमेंट। समर्पण सच्चाई के बारे में और कमिटमेंट जो लिख रहे हो उसके बारे में। हम लोग कागज पर जो लिखते हैं वो हमारे दिल में नहीं होता। तो जब तक हम अपने दिल की बात कागज पर लिखना नहीं सीखेंगे। देखिए, क्षरण तो हो रहा है और उसे जीवित करने के लिए पत्रकारों को खुद एक जो उनकी निजी प्रतिबद्धता होती है, तो वो जब तक एक सेल्फ कमिटमेंट नहीं होगा अपने उस कार्य के प्रति, यानी इसको आप पेशे और नौकरी की तरह नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको महसूस करना होगा और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन आपके पास हैं तो आप निश्चित तौर पर खरे पत्रकार की कसौटी पे खरे उतर सकते हैं। हम रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और बरेली के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। के न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को सभी चीजें सहजतापूर्वक उपलब्ध हो सके। मंत्री राठौर ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाएगा ताकि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सरदार पटेल की 150वीं जयंती और रन फॉर यूनिटी प्रभारी मंत्री ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 31 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस तक विभिन्न आयोजन होंगे। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा और जिले के 1826 बूथों पर सरदार पटेल की जयंती मनाई जाएगी। देखिए, बरेली की परिस्थिति आप सब लोगों को बेहतर पता है और हमारी प्राथमिकता में सदैव लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हैं और लोगों को सहजता पूर्वक हर चीज़ उपलब्ध हो सके और जो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सही से लागू हो सकें। किसी को तकलीफ़ है, परेशानी है, उसको हम एड्रेस करते हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रशासन में बेहतर तालमेल और समन्वय बने रहे हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ और हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद और माननीय मेयर और बाकी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक अच्छा तालमेल और समन्वय हो प्रशासन के साथ, वो हमारी प्राथमिकता में रहता है। अगली खबर मऊ से है, जहां भाजपा के वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष में विवाद खुलकर सामने आ गए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नक्षत्र मैरिज हॉल में अदरी में आयोजित महिला मोर्चा सम्मेलन में दोनों के बीच जमकर बवाल और कहासुनी हुई। बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इस विवाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है। नक्षत्र मैरिज हॉल में महिला मोर्चा सम्मेलन था। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान, मुख्य वक्ता महिला मोर्चा को प्रदेश कार्य समिति सदस्य रजनी पांडे व जिला प्रभारी रमेश सिंह उपस्थित थे। आपको बता दें कि कार्यक्रम शुक्रवार को 12:30 बजे शुरू होना था। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। दिन में 11 बजे के करीब पूर्व जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल भी कार्यक्रम में पहुंच गई। उनके पहुंचने पर वर्तमान जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य बिफर पड़े। कहा कि आपको कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, इसलिए आप बाहर जाइए। पूर्व जिलाध्यक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, बाहर नहीं जाऊंगे। इससे लेकर जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से देख लेने की धमकी दी गई। मंच पर बैठे भाजपा के बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप कर पूर्व जिलाध्यक्ष को मंच पर बैठाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। ये पूरा मामला इंटरनेट मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज।